सो मैम, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी, आई वांट टू नो कि जो कपल्स आपके पास आते हैं जिनको जल्दी कंसीव करना है, आप उनको क्या टिप्स देती हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बोलती हूँ कि भाई अगर आपने डिसाइड किया है कि अब मुझे प्रेग्नेंट होना है, जी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर के पास मिलें। डॉक्टर आपकी पूरी एक मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हिस्ट्री कि आपके पहले प्रेगनेंसीज हुई हैं, नहीं हुई हैं, आपके पीरियड्स की हिस्ट्री कैसी है, आपकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री कैसी है। अगर आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, वो डायबिटीज़ कंट्रोल है कि नहीं, कौन सी ड्रग्स आप ले रहे हैं वो ड्रग्स सेफ़ हैं कि नहीं, किसी को हाइपरटेंशन है या कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो हम उसको सेफ मेडिसिन पे उसको स्विच कर देते हैं। वी टेस्ट अ वुमन फॉर अ रूबेला टेस्टिंग, अगर किसी को रूबेला वैक्सीन। क्या होता है मैम वो? अच्छा, सो रूबेला को एक कॉमन एग्जाम्पल, उसको कॉमन भाषा में जर्मन मीजल्स बोलते हैं। ओके। तो ये एक प्रकार का नॉर्मल वायरल फीवर है। अगर किसी भी नॉन प्रेग्नेंट लेडी को या मेल को अगर होता है तो खाली फीवर एंड लिटिल बिट ऑफ रैश हो जाता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में किसी को ये हो जाता है तो इट इज़ सो बैड दैट इट कैन कॉज सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स। सो एनीबडी हु इज़ ट्राइंग टू बिकम प्रेग्नेंट, हम उसका रूबेला इम्यूनिटी टेस्ट कराते हैं कि आपकी बॉडी में सफिशेंट इम्यूनिटी रूबेला के अगेंस्ट है कि नहीं। अगर वो इम्यूनिटी नहीं है तो वी लाइक टू गिव अ वैक्सीन फॉर द रूबेला वैक्सीन। तो ये सब भी हम प्री कंसेप्शन प्लानिंग पे बात करते हैं। वी गेट द ब्लड टेस्ट डन कि आपका थायराइड ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक है, शुगर ठीक है कि नहीं। फॉलिक एसिड पे डालते हैं। फॉलिक एसिड क्यों देते हैं? बिकॉज फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से भी कुछ सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं। विटामिन डी देते हैं। विटामिन डी आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर एवरीवन। सो विटामिन डी लेवल्स टेस्ट करते हैं, उनको विटामिन डी पे डालते हैं। एंड ऑफ कोर्स वी टेल देम what are the best days to become pregnant, how can you try so that you become pregnant easily. And बहुत important है lifestyle change करना। जैसे supposing if somebody is already on a higher weight, I would tell them okay, lose some weight, invest some time in your health, ताकि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी एक ऑप्टिमम वेट से शुरू करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी जर्नी आसान हो जाएगी। आप कॉन्फिडेंट भी ज़्यादा रहेंगे। कॉन्फिडेंस से ज़्यादा मेडिकली एज अ डॉक्टर आई एम सेइंग कि मेरे लिए आपकी प्रेगनेंसी मैनेज करना आसान रहेगी। देन ऑफ कोर्स अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल इज़ अ बिग नो, स्मोकिंग इज़ अ बिग नो, इफ़ यू टेक एनी सब्सटेंस अब्यूज़ दैट इज़ अ बिग नो। स्टार्ट ईटिंग क्लीन, मतलब अगर आप जंक फूड, प्रोसेस फूड खाती हैं तो मेक श्योर कि आप 3-4 महीने पहले आप एक हेल्दी डाइट लेना शुरू करें ताकि आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना रहे। मेक श्योर दैट यू एक्सरसाइज वेल। सो वुमेन हु एक्सरसाइज ऑलवेज फाइंड इट ईजियर टू कंसीव। ट्रू। आई थिंक लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितना भी आपने बताया कि लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो, आपके लिए भी इट इज़ बेनिफिशियल एंड योर चाइल्ड उसके लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। 100%। मैम, आई थिंक बहुत सी ऐसी वुमेन है जिनका ये कंसर्न रहता है, बहुत कंफ्यूज रहती है कि राइट एज क्या होता है प्रेग्नेंट होने का। इज देयर एनीथिंग लाइक दैट कि एक कोई आइडियल एज होती है प्रेग्नेंट होने की? सो वंस अगेन आई वुड वांट टू से दिस ऑन रिकॉर्ड दैट राइट एज प्रेग्नेंट होने की तब है जब आप रेडी हैं उस प्रेगनेंसी के लिए, नॉट बिकॉज एनीबडी एल्स इज वांटिंग यू टू बिकम प्रेग्नेंट। जब आप मेडिकली रेडी हैं, आप अपने करियर में रेडी हैं, आप फाइनेंशियली रेडी हैं, आपको राइट पार्टनर मिल गया है, यू शुड प्लान अ प्रेगनेंसी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट हैविंग सेड सो, हमें अपनी बॉडी की बायोलॉजिकल लिमिटेशंस भी समझनी ज़रूरी है। So every woman is born with fixed number of eggs in her ovary. जब भगवान एक लड़की को पैदा करता है तो उसकी ओवरी में उसकी लाइफ टाइम भर के एग्स पहले से होते हैं। उसके बाद वो एग जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम ओवेरियन रिजर्व बोलते हैं, विच मीन्स हाउ मेनी गुड क्वालिटी एग्स आर देयर इन योर ओवरी। और हर समय रहते वो धीरे धीरे वो एग्स का नंबर जो है वो कम होता जाता है। सो जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स बोलते हैं, दे से दैट वुमेन फाइंड इट ईजियर टू कंसीव
and the pregnancy is most healthy without any complications when this happens in early 20s. But once again, we understand कि आज की date में there is so much which a woman does and must do. You know, there is so much Career to है, do. सब कुछ. तो आप क्या कर सकती है कि मेक श्योर कि आप मेडिकली हेल्दी हो, सबसे पहली चीज़ कि सो दैट व्हेन जब आप डिसाइड करें कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, एटलीस्ट आपको अपनी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, आपका वेट सही होने चाहिए, कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए, कोई डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग. एंड अगर आपको लगता है कि मुझे अभी भी प्रेगनेंसी करने में समय है, तो आजकल हमारे पास बहुत ही अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं जिससे हम आपकी एग्स को प्रिजर्व भी कर सकते हैं. वाओ. सो दिस इज नोन एज एग फ्रीजिंग या oocyte फ्रीजिंग कि बिफोर आपका ओवेरियन रिजर्व इतना कम हो जाए, हम आपकी ओवरी में से कुछ एग्स को स्टिमुलेट करके निकाल के उसको फ्रीज कर सकते हैं फॉर अ लेटर यूज़. ज़रूरी नहीं कि आपको उनको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आपका ओवेरियन रिजर्व अब कम है, तो एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप है जिसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं. मे बी आई थिंक इसीलिए लोग बोलते हैं कि आफ्टर 40s प्रेग्नेंट होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यू सेड ना कि एग्स का जो क्वांटिटी होता है वो टाइम कम होता रहता है. 40 भी थोड़ा आपने ज़्यादा लंबा बोल दिया. So after 30 also it's difficult. हाँ, सो मतलब लाइक आई सेड द बेस्ट टाइम जो होता है वो बिफोर 30 होता है, अर्लियर द बेटर. Okay. सो बट वंस अगेन ये इसलिए नहीं पैदा करना है कि मेरी मम्मी बोल रही है या मेरी सोसाइटी बोल रही है कि मुझे अभी शादी हो जानी चाहिए, मेरा बच्चा हो जाना चाहिए. बट तब तक हमें क्या करना है, अपने आप को मेडिकली फिट रखना है एंड टॉक टू योर डॉक्टर. अपना एक ओवेरियन रिजर्व का आजकल बहुत आसान होता है टेस्ट करना, बहुत सारे बहुत ही सिंपल टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका ओवेरियन रिजर्व कितना है. ओके. ऑल्सो मैम अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब जो कपल्स होते हैं जब वो अपना बच्चा प्लान कर रहे होते हैं उस टाइम पे दे गेट कंफ्यूज कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कितना होना चाहिए ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन दे आर ट्राइंग टू कंसीव. सो कितने से ज़्यादा कब होना चाहिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो प्रेगनेंसी कब होती है, जब मिड साइकिल ओव्यूलेशन होती है एंड अगर उस समय इंटरकोर्स हुआ और वो एग फर्टिलाइज हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी. अगर उससे पहले और उसके बाद में इंटरकोर्स हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होएगी क्योंकि एग ही नहीं है, या एग वहाँ तक होके डेड हो गया. एग की लाइफ जनरली 48 to 72 आवर्स होती है मैक्सिमम. वंस इट इज ओव्यूलेटेड उसके बाद 2 से 3 दिन की विंडो होती है जिसमें वो कंसीव हो सकता है. उसके बाद वो एग डेड हो जाता है. सिमिलरली स्पर्म्स की भी इतनी लाइफ होती है. वंस आफ्टर द इंटरकोर्स वो स्पर्म उस ट्रैक में खाली 2 से 3 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है. सो दैट इज व्हाई आपको अराउंड ओव्यूलेशन टाइम अपना इंटरकोर्स प्लान करना चाहिए टू मैक्सिमाइज योर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट. ओके मैम, एक और सवाल रहता है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं ये सोच के कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है ऑलरेडी उस टाइम पे उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए. हाँ, सो प्रेगनेंसी के दौरान जो इंटरकोर्स होता है इट इज़ बाय एंड लार्ज सेफ. बाय एंड लार्ज सेफ अनलेस एंड अनटिल डॉक्टर हैज़ टोल्ड यू दैट देयर इज सम मेडिकल कॉम्प्लिकेशन. मान लीजिए अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, किसी को पेन हो रही है, या किसी की प्रीवियस हिस्ट्री है अबॉर्शंस की, किसी को फाइब्रॉइड्स हैं, किसी की लो प्लेसेंटा है, किसी को सर्विकल इनकॉम्पिटेंस की हिस्ट्री है. तो these are the cases where the doctor will suggest you, but otherwise by and large intercourse during pregnancy is safe provided the couple takes basic precautions that it should not be very forceful, done in a position which is comfortable to the mother. I mean दोनों लोगों का एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. ऑल्सो मैम लोग बोलते हैं कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो वुमेन होती है उनको अल्ट्रासाउंड्स नहीं कराने चाहिए बिकॉज दे आर अनसेफ. बिल्कुल गलत बोलते हैं. बिल्कुल. Why is that? बिल्कुल. So ultrasounds are absolutely safe to be done in pregnancy. Ever since जब से अल्ट्रासाउंड यूज़ में आना शुरू हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसी मेडिकल रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता लगा हो कि अल्ट्रासाउंड से किसी को कोई नुकसान हुआ हो.
So ultrasound uses sound waves. These are normal sound waves which are converted into electrical signals which we can pick up on the screen. So they are very safe. They are not like X-rays. X-rays नहीं करते हम, CT scans नहीं करते. But ultrasounds are safe in pregnancy. MRI scans are safe in pregnancy. Okay. And ultrasounds ने actually they have revolutionized the kind of care we doctors give to the patient. मतलब अल्ट्रासाउंड से हमें इतनी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं कि आज जो प्रेगनेंसी केयर है इट हैज़ बिकम सो एडवांस्ड कि हम प्रेगनेंसी की लोकलाइज कर सकते हैं, कहाँ पे प्रेगनेंसी है, कितनी प्रेगनेंसी है, बच्चे में कोई बर्थ डिफेक्ट्स तो नहीं है, बच्चे के अंदर ब्लड फ्लोज कैसे जा रहे हैं, वेट कैसा है. देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, सो मच ऑफ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन जो कि एक डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड से मिलती है. सो अगर आपका डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, प्लीज़ ट्रस्ट योर डॉक्टर एंड जो आपके डॉक्टर बोलते हैं प्लीज़ करिए. सो मैम मोस्टली लोग ये भी बोलते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ज़्यादा पिल्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये सेफ नहीं होते हैं. ये बात कितनी सही है? ये बात बहुत ट्रू है. ओके. प्रेगनेंसी में मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर अनसेफ, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स. सो कोई भी अगर आपको दवाई लेनी है तो आपने बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेनी है. ओके. जो भी हम ड्रग्स लेते हैं, इवन कॉमनली यूज ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स सेफ नहीं होते प्रेगनेंसी में. दे कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन द बेबी, दे कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन द मदर. तो कोई भी दवाई बिना पूछे डॉक्टर से नहीं लेनी. और जो स्लीपिंग पिल्स लेती है बिकॉज लोगों जो वुमेन होती है, अ बिग नो. ओके. प्रेगनेंसी के टाइम पे भी नहीं लेना और आपको यूजुअली भी नहीं लेनी है स्लीपिंग पिल्स. सो स्लीपिंग पिल्स वंस अगेन एक बहुत बड़ा ब्लैंकेट टर्म है. True. वंस अगेन अ स्लीपिंग पिल अगर आपकी साइकेट्रिस्ट ने आपको प्रेस्क्राइब की, आपकी पूरी साइकोलॉजिकल एवैल्यूएशन के बाद तो आपको लेनी चाहिए. नॉट बिकॉज कि आपको केमिस्ट ने दी है या आपकी फ्रेंड ने बताई है. दैट वे आप अपने आप को हार्म ज़्यादा करेंगे. स्लीपिंग पिल से मुझे एक चीज़ याद आई कि बहुत सी वुमेन ये सोच के कंफ्यूज रहती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे कि स्लीपिंग पोजीशन सबसे सही कौन सी होती है. तो क्या ऐसा भी कुछ होता है? ओके. सो स्लीपिंग पोजीशन का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हम जनरली लोगों को बोलते हैं कि आपको लेफ्ट साइड में सोना चाहिए. ओके. वो इसलिए होता है कि यूट्रस जो होता है वो नॉर्मली राइट साइड पे लोकेटेड होता है. तो जब आप लेफ्ट साइड पे सोते हो, the pressure of the uterus is taken off from the big blood vessels at the back. So mother जो baby के अंदर better blood supply जाता है. But इसको इतना ज़्यादा नहीं करना कि वो बेचारी लड़की थक ही जाए एक ही पोजीशन में सोते सोते. I've seen कि पूरी रात को हस्बैंड उसको वाइफ को नच करे, नहीं नहीं लेफ्ट में सो जाओ, लेफ्ट में सो जाओ. So it's not like that. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत ही छोटी होती है तो आप यू कैन स्लीप द वे यू वांट, राइट लेफ्ट आगे पीछे. आप उल्टा भी सोच सकते हो क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ही छोटा सा बेबी होता है. आफ्टर सम टाइम व्हेन यू एंटर सेकंड ट्राइमेस्टर तो आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको किस पोजीशन में कंफर्टेबल लग रहा है. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. उसमें आप सोइए. साइड में सोना बेहतर होता है, लेफ्ट साइड में सोना थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता है. सो जब आपको याद आए आप लेफ्ट में सो जाओ, लेकिन इन द मॉर्निंग इफ यू गेट अप एंड फाइंड योरसेल्फ समवेयर एल्स, इट्स ओके, डोंट वरी. सो ऐसा कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही चीज फॉलो करनी है, इस तरह नहीं, मतलब पैरानॉइड मत हो जाइए. सदियों से लोगों के बच्चे होते आए हैं. 2000 साल पहले किसको क्या पता था राइट में सोना है, लेफ्ट में सोना है. मैम पहले तो इतना था भी नहीं कि आजकल जितना हम सजेशंस लेते भी है ना, पहले तो वुमेन्स वर लाइक कि वो 9 मंथ्स काम भी करती थी, उनकी नॉर्मल डिलीवरीज भी हो जाती थी. बट आजकल लोग इतने ज़्यादा कंसर्न भी हो गए हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ें करनी है, उनके ऊपर एक काइंड ऑफ प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है. एक्चुअली इट इज़ द इंफॉर्मेशन ओवरलोड. आई रियली फील बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इंफॉर्मेशन आप कहाँ से ले रहे हो. इनफैक्ट इंटरनेट पे इट इज़ नाउ फुल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन. You know why we started Maitri was because I wanted to create a safe space जहाँ पे you get credible information. एक डॉक्टर बता रहा है आपको कि क्या सही है और क्या गलत है. XYZ आपको कुछ भी बता रहा है तो please don't follow them with due respect. बिल्कुल. एंड आई थिंक मैत्री follow credible sources. Obviously, and मैत्री इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर उनको एक रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल रही है.
मैम इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है मेरा, आप मैत्री भी देखती हैं, आप अपनी जो सर्जरीज हैं वो भी करती हैं, आप अपने क्लिनिक को भी संभालती हैं, आप इंटरव्यूज़ भी करती हैं, हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दैट? मैं अपने घर में अपने बच्चों को भी देखती हूँ। एग्जैक्टली। सो आप कैसे मैनेज करते हो इतना सब? So, there are two things. Number one, you should be very proud of what you're doing. If you are Perfectly proud of yourself कि मैं जो काम कर रही हूँ is what is correct, because आपको अंदर से पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है कि नहीं है. So, अगर आप अपने लिए प्राउड फील करती ना, you will make everybody else around you to be proud of yourself. तो be very proud of what you're doing. And never ever feel guilty of working in your profession. So अगर आप ये constantly सोचेंगे अरे मैं को तो ये भी करना था, मुझे तो ये भी करना था, of course करना है. Just because I'm a doctor doesn't mean that I have to be a bad mom, or just because I'm a good mom doesn't mean that I have to be a bad doctor. So हम दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं. At times yes of course थोड़ा सा difficult होता है, थोड़ा सा कभी कभी ओवरवेलमिंग भी होता है, एंड बट अगर आप पैशनेट हैं, अगर आपको लव है अपने काम से, तो आप उसको ज़रूर करेंगे. एंड सेकेंडली यू मस्ट इन्वेस्ट टाइम इन लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ. ट्रू. अगर लोगों को बोलने से पहले आपको ये जो आप प्रीच करते हो, यू हैव टू प्रैक्टिस इट योरसेल्फ. यू नो, इफ आई टेल पीपल आपको एक्सरसाइज करनी है, आई मेक श्योर दैट आई एक्सरसाइज एवरी डे विदाउट फेल. If I tell people that you should eat healthy, I have to make sure that I eat healthy. Not because of how cosmetically I would look, because medically मुझे healthy होना है. So अपना ख्याल रखें and be proud of what you do. Also मैम one thing is very important, when you get the right support, जब आपको आपके आसपास के लोग इतने पॉजिटिव मिलते हैं, आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तो भी आप ज़्यादा अच्छे से ग्रूम कर पाते हैं. बिल्कुल. I am lucky that I have a supportive family, but in case you don't have a supportive family, ask for it. It's your right. It's your right. And otherwise you create a good support system around you so that you can work in your profession without any guilt. That's very important. I think every woman, जो भी ये औरत इसको देख रही है, please be very proud of what you are doing. जो भी profession आपका है उसको दिल से करें, पूरी शिद्दत से करें. आई एम 100% श्योर आज जितनी भी वुमेन ये सेशन देख रही हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रही होंगी, बिकॉज यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. आप मैत्री भी देख रही हैं, आप अपना प्रोफेशन भी इतने अच्छे से हैंडल कर रही हैं. मैम हम सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे थे, तो आई टोल्ड यू कि बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस चलते रहते हैं. एक और चीज़ मैंने सुनी थी कि मोस्टली जो वुमेन होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर वो आटा गूंथती हैं तो उनको नॉर्मल डिलीवरी होती है. I wish इतना सिंपल होता कि हम भी किसी पेशेंट को बोलते अब आप आटा गूंथ लो तो आपकी डिलीवरी हो जाएगी. सो नॉर्मल डिलीवरी होना इज डिपेंडेंट अपॉन वेरियस थिंग्स. यू नो, मेडिकली बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि बेबी का साइज कैसा है, मदर के पेल्विस का साइज कैसा है, उसको कहीं और कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, कोई हाइपरटेंशन डायबिटीज तो नहीं है. बट आप अपने लिए क्या कर सकते हो इज टू बी फिजिकली एक्टिव थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अनलेस एंड अनटिल आपको डॉक्टर ने बोला है, किसी को ब्लीडिंग है, किसी को पेन है, कि आपको बेड रेस्ट करना है, बट एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी में आप जितने एक्टिव रहोगे उतनी आपकी प्रेगनेंसी आसान होगी. तो जितनी भी माइनर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, बैक एक, वो लोगों को कम होती हैं जो फिजिकली एक्टिव होते हैं. आपका वेट गेन ऑप्टिमम रहेगा, आप ज़्यादा वेट गेन नहीं करोगे, आपका बेबी का साइज़ अच्छा रहेगा. जब आप एक्सरसाइज करते हो आपके पेल्विक जॉइंट्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, तो जब आपको लेबर पेन्स होते हैं तो बेबी कम्स आउट ईजिली. सो इट्स नॉट जस्ट आटा गूंदना, इट इज़ लाइक द ओवरऑल थिंग हाउ यू शुड लुक आफ्टर योरसेल्फ. ट्रू. मैम आपने पेल्विक हेल्थ के बारे में मेंशन किया था अभी. आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि अगर किसी वुमेन को अपनी पेल्विक हेल्थ अच्छी रखनी है, क्या कुछ ऐसी पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज हैं या कुछ चीज़ें जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? सो आजकल तो ज़माना ऐसा है कि हमारे पास प्री नेटल क्लासेस हैं, प्री नेटल योगा है, इतना कुछ है. सो बहुत टाइप की एक्सरसाइजेस होती हैं. आपको अपना कार्डियो भी करना है, मतलब वॉकिंग भी करनी है,
आपको पेल्विक एक्सरसाइजेस भी करनी है ताकि आपके पेल्विक जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहें, कीगल्स एक्सरसाइजेस भी करनी है। आज शायद मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट या बता नहीं पाऊंगी, बट आप किसी भी अच्छे, जहाँ भी आप डॉक्टर को दिखा रहे हो, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आजकल वहाँ पे प्रीनेटल क्लासेस होती हैं, नहीं तो आपको ऑनलाइन भी बहुत कुछ दिख जाएगा। बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को फिज़िकली मोबाइल रखें। इनफैक्ट मैं ये सबको बोलती हूँ कि आज भी अगर आप people, if you see people from underprivileged society, you know, who come to your house to work, to sweep and mop, वो तो कभी जिम नहीं जाते, योगा क्लास में नहीं जाते, और उनकी नॉर्मल डिलीवरीज होती नॉर्मल है, डिलीवरी हो जाती है। क्यों? बिकॉज थ्रू आउट द प्रेगनेंसी दे दे आर आर फिजिकली एक्टिव। सो ये याद रखना है कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इवेंट है। भगवान ने उसको इतना डिफिकल्ट नहीं बनाया जितना हमने उसको बना दिया है। प्रेगनेंसी बाय डिज़ाइन इज़ वेरी रोबस्ट, मतलब बहुत ही स्ट्रांग होती है। अनलेस हमने कुछ ग्रॉसली कुछ प्रेगनेंसी को कर दिया तो ही किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है। पोछा लगाने से, आटा गूंदने से अगर कुछ हो जाता तो फिर तो क्या ही बात थी। अब बात थी, सर्दियों से लोगों के बच्चे कैसे होते। ट्रू। और